जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर किए थे। इस वीडियो में हम 3, 4, 5 चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा जो चैप्टर है वह मांग एवं मांग का नियम। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे 5 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना है इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मांग में सम्मिलित क्या क्या होता है। मांग में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो मांग में जो सम्मिलित किया जाता है वो होता है वस्तु की प्रभावी इच्छा, साधन की उपलब्धता और वस्तुओं को खरीदने के लिए साधनों को व्यय करने की तत्परता। मांग में शामिल होता है वस्तु की प्रभावी इच्छा, फिर साधन भी उपलब्ध होना चाहिए और खरीदने के लिए साधनों को व्यय करने की तत्परता भी होना चाहिए। ठीक है, मांग का मतलब होता है किसी भी बाजार में किसी भी वस्तु का जो उपयोग होता है ना, वो उसका डिमांड होता है। ठीक है ना, जब हमें किसी वस्तु की जरूरत होती है तो हम बोल सकते हैं जो हमें उसका मांग है। ठीक है, मांग और कीमत में क्या संबंध है? तो मांग और कीमत में विपरीत संबंध है। मांग और कीमत में क्या संबंध है? विपरीत संबंध है। कहने का मतलब है अगर कीमत बढ़ जाएगा तो मांग घट जाएगा। अगर किसी वस्तु का कीमत अगर अचानक बढ़ जाएगा ना तो उसका डिमांड जो है ना क्या होता है, कम हो जाता है। और अगर कीमत कम होता है तो मांग बढ़ जाता है। एक स्टेटमेंट है, हायर द प्राइस, हायर द प्राइस, हायर द प्राइस, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड मतलब अगर प्राइस हाई होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और लोअर द प्राइस, अगर कीमत कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, हायर द डिमांड। ये होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं जो मांग और कीमत में जो रिलेशन है ना वो अपोजिट है, विपरीत है। क्योंकि मांग बढ़ेगा कब? जब कीमत कम होगा। कोई चीज सस्ता होता है तो ज्यादा लोग खरीदने लगता है, अगर महंग हो जाता है तो कम खरीदता है। विपरीत संबंध है। गेंद और बल्ला किस मांग का उदाहरण है? तो गेंद और बल्ला जो है ना संयुक्त मांग का उदाहरण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो बैट और बॉल का यूज एक साथ ही होता है, इसलिए इसको संयुक्त मांग के रूप में रखा गया है। आगे है, वस्तु की पूर्ति एवं उसकी कीमत में संबंध होता है। तो वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत में सीधा संबंध होता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप लोगों को कितना अच्छा लगता है और कितना मदद पहुंचा पा रहा है यह चैनल। ठीक है, ये जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट होता है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और हमको वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, और अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत लगता है, कमी लगता है तो आप वो भी बताइएगा। ठीक है, बिना किसी झिझक के। अगर आपको कहीं से कुछ भी कमी लगता है तो हम कोशिश करेंगे उस कमी को दूर करने का। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। यहाँ तो हमने बुक से लिया इसलिए रिक्त स्थान को भी ले लिया है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव देगा और ऑप्शन के साथ। यहाँ पे है पहला, किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण किससे होता है? तो मांग और पूर्ति से। ठीक है ना, ये समझ लीजिए, किसी वस्तु की जो कीमत का निर्धारण होता है किससे होता है? तो मांग एवं पूर्ति से। ये आपको समझना है, किसी वस्तु का जो कीमत का निर्धारण होता है वो किससे होता है? मांग और पूर्ति से। किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण किससे होता है? मांग और पूर्ति से। आगे है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग क्या होती है? ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कीमत बढ़ेगा तो मांग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए आगे है, वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है? वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति क्या होती जाती है, बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित कथन सही है या गलत? किसी वस्तु की पूर्ति में समय तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है, किसी वस्तु की पूर्ति में समय का तो महत्वपूर्ण भूमिका होता ही है। चलिए आगे है, किसी वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति में विपरीत संबंध होता है। बिल्कुल, किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति नहीं, मांग में, ठीक है ना, विपरीत संबंध होता है, पूर्ति में नहीं, गलत है। आगे, वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है। कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, बिल्कुल सही बात है। तो चैप्टर 3 कंप्लीट। अब चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ, मांग की लोच और उसकी माप। चलिए आगे देखिए,
पहला है मांग की लोच क्या है। तो मांग की जो लोच होता है ना, ये अनुपातिक, मांग का अनुपातिक परिवर्तन है या कीमत का अनुपातिक परिवर्तन है, ठीक है ना। मांग का लोच क्या होता है, मांग का अनुपातिक परिवर्तन या कीमत का अनुपातिक परिवर्तन। चलिए दूसरा है एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होती है। एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग का लोच क्या होता है, अलग अलग होता है। मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग का जो लोच होता है वो अलग अलग होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग का लोच क्या होता है, अलग अलग। मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर, मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर मांग का लोच जो होता है क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। आगे मांग की आरी लोच, क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड को वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय किसको जाता है, तो रॉबर्ट ट्रिफिन को। यानी कि मांग की आरी लोच को वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय किन्हें मिला है, तो रॉबर्ट ट्रिफिन को। चलिए आगे है विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है तो अत्यधिक लोचदार। विलासिता की जो वस्तुएं होते हैं, विलासिता मतलब जो हमारे लिए आवश्यकता नहीं है, जिसके बिना हम जी सकते हैं, लेकिन वो हमारे सुख सुविधा वाला चीज होता है, उसका मांग जो होता है ना अत्यधिक लोचदार होता है। लोच का मतलब होता है कम ज्यादा होना, ठीक है। आगे जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी दशा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसी दशा को हम लोग बोलते हैं बेलोचदार। जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, मांग में अनुपातिक परिवर्तन और उस वस्तु के अनुपातिक परिवर्तन कम हो जाए तो इस दशा को हम लोग बोलते हैं बेलोचदार, ठीक है। चलिए आगे निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रोफेसर बोल्डिंग ने बिंदु ज्यामितीय रीति द्वारा मांग की लोच की गणना का विचार प्रस्तुत किया। ये एक बात आप समझ लीजिए, जो क्वेश्चन है जो बिंदु ज्यामितीय, प्रोफेसर बोल्डिंग ने बिंदु ज्यामितीय रीति द्वारा मांग की लोच की गणना का विचार प्रस्तुत किया। आप क्वेश्चन पूछ देगा जो प्रोफेसर बोल्डिंग ने किस रीति द्वारा मांग की लोच की गणना का विचार प्रस्तुत किया, तो वो हो जाएगा बिंदु ज्यामितीय। प्रोफेसर देखिए बोल्डिंग बिंदु, आप इस ट्रिक से इसको याद रख लीजिएगा। आगे जब एक वस्तु की कीमत परिवर्तित होने पर दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो उस मांग की लोच कहते हैं आरी लोच, ठीक है। चलिए एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो दूसरी वस्तु की मांग में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो ऐसे लोच को हम लोग आरी लोच बोलते हैं। चलिए आगे संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में आरी लोच क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में आरी लोच क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर है मांग पूर्वानुमान। पांचवा जो चैप्टर है वो है मांग पूर्वानुमान। चलिए पूर्वानुमान का मुख्य आधार क्या है, तो विपणन अंग। पूर्वानुमान का मुख्य आधार क्या है, विपणन अंग। पूर्वानुमान का मुख्य आधार क्या है, विपणन अंग। चलिए मांग का क्या अर्थ होता है, मांग का अर्थ होता है अनिश्चित अवधि, ठीक है। पूर्वानुमान की विधि में पाई जानी चाहिए, तो पूर्वानुमान की विधि में पाई जानी चाहिए तो अशुद्धता इसमें पाया जाता है। चलिए आगे किसके अनुसार विक्रय पूर्वानुमान का आशय भावी बाजारों में कंपनी के भाग का पूर्व निर्धारण करने से है, तो रेमंड विलस का यह स्टेटमेंट है। जो विक्रय पूर्वानुमान जो है का आशय होता है भावी बाजारों में कंपनी के भाग का पूर्व निर्धारण करना। देखिए मांग का मतलब आप समझ गए होंगे। अब पूर्वानुमान मतलब होता है बाजार में कितना डिमांड होगा, कितना नीड है किस वस्तु का, इसके बारे में पहले से अनुमान लगाना मांग पूर्वानुमान होता है। क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव का एग्जाम देना है इसलिए आपको उतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। जहां जहां जरूरत होगा वो मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा। चलिए आगे है निम्नलिखित रिक्त स्थान को भरना है। मांग पूर्वानुमान का उद्देश्य किसका निर्धारण करना होता है, तो मूल्य नीति का, ठीक है। स्थापित वस्तुओं का मांग पूर्वानुमान सामयिक क्रिया है। ये आपको मैं समझा रहा हूँ, जब आपको फिर गेस पेपर से समझाऊंगा तो आपको ये सब मिल जाएगा। पूर्वानुमान का उद्देश्य क्या होता है, श्रम शक्ति नियोजन, ठीक है। चलिए आगे है निम्नलिखित कथन सही है
या गलत। चलिए सही गलत को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो।